तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, इसका जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये पार्ट 1 वाला हमारा वीडियो होगा, जिसके अंदर हम लोग 50% जो हमारे ये चैप्टर है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे, और इसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो भी लाऊंगा, जिसके अंदर हमारा जो 50% चैप्टर बच जाएगा उसको मैं कवर कर दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग यूएनओ वाला चैप्टर भी बोल देते हैं शॉर्ट में, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर यूएनओ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन कह लीजिए, उसके बारे में ही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, उसके अंदर की चीजों के बारे में, तो वो अभी हम लोग जब चैप्टर देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको अच्छे से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, एक फॉलोवर बढ़ जाएगा, और आपके जो भी सवाल होते हैं वहां पर मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद डीएम करना है, मतलब डायरेक्ट मैसेज करना है मुझे कि सर मेरा ये सवाल है, और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपको रिप्लाई वहां पर कर देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07। ये आप सर्च करेंगे तो मेरा आईडी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स अपडेट वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। जो चीजें यूट्यूब पर इंस्टेंटली वीडियो बना करके हम आपको अवेलेबल नहीं करवा पाते, तो वो चीजें हम आपको टेलीग्राम चैनल में दे देते हैं। ठीक है, वहां पर सेंड कर देते हैं ताकि आप अपडेटेड रहे। तो वहां पर ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम खोलना है और वहां पर जाकर के सर्च बार में सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 123। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए ये जो हमारा चैप्टर है यूएनओ वाला, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग थोड़ा सा ना टाइम में पीछे चलते हैं। अभी चल रहा है 2023, हम लोग चलते हैं 1914, जब वो साल चल रहा था ना उस टाइम पे। 1914 में क्या हुआ भैया, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और कब तक चला, 1918 तक चला। ठीक है, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पूरी दुनिया के जितने भी देश थे ना, एकदम कह लीजिए डर से गए। डर इसलिए गए क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ हमारा तो दुनिया में तबाही मच गई, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं ना, ऐसा मंजर था ना, इतने लोग मारे गए, इतना ज्यादा हिंसा हुआ ना कि पूरी दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता था कि दोबारा ये सारी चीजें हो। ठीक है, तो इसीलिए पूरी दुनिया ने दिमाग लगाया और सोचा कि यार इस तरह के जो युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, इनको रोकने की जरूरत है, और इनको रोकने के लिए हमें कुछ बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो पूरी दुनिया ने क्या बनाया भैया, लीग ऑफ नेशन बनाया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन, जिसको हिंदी में आप राष्ट्रों का संगठन भी कहते हैं, इसको कब बनाया गया, 10 जनवरी 1920 को बनाया गया। ठीक है, इसका काम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था, तो इसका यह उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में ना हो। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक, ये चीज फ्यूचर में ना हो कभी, इसीलिए यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था। ठीक है, चलो भैया यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस को बना दिया, लेकिन फिर क्या होता है भैया, यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिल जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चलता है, 1939 से लेकर के 1945 तक, यानी 1939 से लेकर के 1945 तक हमारे यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। अब पूरी की पूरी जो दुनिया थी ना, वो एकदम गुस्सा हो गई। ये गुस्सा हो गई इस बात को लेकर के पूरी दुनिया कि यार लीग ऑफ नेशंस को बनाया तो था कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ था वैसा वॉर आगे ना हो, लेकिन क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो इस चीज को लेकर पूरी दुनिया गुस्से में आ गई, और आए भी क्यों ना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा समझिए। आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत किया और एक आम का पेड़ लगाया। ठीक है, आम का पेड़ लगाया कि चलो भैया ये आम का पेड़ जो है आज तो मैं लगा रहा हूँ, आज से 10 से 15 साल बाद जब भी ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे आम का फल खाने को मिलेगा। ठीक है, बहुत मेहनत करके आपने उसको पानी दिया, टाइम टाइम पे उसमें खाद डाला, जो चीजें हो सकती थी उस पर आपने मतलब खर्चा किया, अपना मेहनत किया कि ये पेड़ बड़ा हो जाए और मुझे इसमें आम खाने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद यानी कि 10 से 15 सालों के बाद जब वो पेड़ पूरी तरह से बड़ा हो गया और अब इस लायक हो गया है कि उसमें आम का फल आ सकता है और आप खा सकते हैं, तो पता चला कि यार पेड़ तो बड़ा हो गया लेकिन उसमें फल आ ही नहीं रहा है। ठीक है, फल आ ही नहीं रहा है, तो इससे आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगे कि यार जिस काम के लिए इसको बनाया मैंने, यानी बनाया इन द मीन्स कि जिस काम के लिए मैंने इस पेड़ को लगाया है, इतना बड़ा किया, इतना टाइम दिया, तो वो काम तो ये कर ही नहीं रहा है। तो उसी प्रकार से लीग ऑफ नेशंस के ऊपर जो है पूरी दुनिया जो है ना गुस्सा हो गई एक तरह से कि यार जिस काम के लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया था ना, वो काम तो ये कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो इस चीज को लेकर गुस्सा हो गई, लेकिन पूरी दुनिया को ये बात भी पता था
कि यार कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा बनाए रखना पड़ेगा जिससे कि युद्धों को रोका जा सके। तो इसी के बाद क्या हुआ, यूएनओ बन गया हमारा, ठीक है, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। ये कब बना था, ये बना था हमारा 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। पूरी दुनिया ने बिल्कुल दिमाग लगाया कि यार देखो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए भाई, ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ हमने लीग ऑफ नेशन बनाया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कुछ नहीं बनाएंगे, नहीं, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यूएनओ बना दिए। यूएनओ का लोगो कुछ इस तरह का दिखता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई बार पेपर में आ जाता है कि इस चित्र को पहचानिए। तो ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये यूएनओ का लोगो है बच्चों, ठीक है। यूएनओ कब बना हमारा, 24 अक्टूबर 1945 को बना था। अब यूएनओ के बारे में कुछ बेसिक सी बातों को समझ लीजिए यहाँ पर। यूएनओ, जिसको हिंदी में आप संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोलते हैं, ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका क्या उद्देश्य रखा गया, इसका उद्देश्य रखा गया यानी कि इसका पर्पस था यूएनओ का कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में ना हो, ठीक है। जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर के 45 यानी कि 1945 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो यहाँ पर यूएनओ को बनाया गया और बोला गया कि यार देखो यूएनओ को बनाने का मेन पर्पस ये रखते हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ है ना वैसा वर्ल्ड वॉर अब ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। और अभी 2023 चल रहा है, 2023 तक अगर आप देखेंगे 1945 से लेकर के 2023 तक तो कोई भी वर्ल्ड वॉर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। इसी कारण से आज के टाइम पे भी यूएनओ एग्जिस्ट करता है, यूएनओ का आज भी अस्तित्व है, ठीक है। यूएनओ को बनाने का और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन मेन कारणों में आप इसको शामिल कर सकते हैं या कह लीजिए मेन उद्देश्यों के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यूएनओ के कितने मेंबर है, 193 मेंबर है, ठीक है, 193 सदस्य देश है यूएनओ के। और यहाँ पर एक नोट करके एक बात लिखी गई है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है, ठीक है। उत्तराधिकारी इन द मीन्स क्या है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए जैसे एक राजा होता है, अब राजा बूढ़ा हो जाएगा तो राजा के बूढ़े होने के बाद जो है दूसरा राजा बनाना है, तो राजा के बाद क्या है उसका बेटा राजा बनेगा, है ना। तो इस तरह से चलता है। अब एक बेटा है, बेटा क्या है अपने पिताजी का प्रॉपर्टी लेगा, जब पिताजी बूढ़े हो जाएंगे तो जो पिताजी होते हैं ऑटोमेटिकली अपना जो प्रॉपर्टी वगैरह होता है अपने बेटे के नाम कर देते हैं। तो कुछ उस टाइप से ही आप समझ सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस जो है फेल हो गया तो उसी के स्थान पर यूएनओ को लाया गया, ठीक है। यहाँ पर उसी के स्थान पे यूएनओ को लाया गया, तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ जो है लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है, ठीक है। यानी कि लीग ऑफ नेशन जब फेल हुआ तो इसके बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ को, इसीलिए इसका उत्तराधिकारी इसको बोला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताई गई हैं, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संस्थाएं होती है या ऐसी संस्थाएं होती हैं जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करता है। ये जो संस्थाएं होती हैं जैसे आपका यूएनओ वगैरह, ये कोई एक देश के लिए काम नहीं करता है कि हाँ खाली अमेरिका के लिए काम कर दिया, भारत के लिए, रूस के लिए या चाइना के लिए काम कर दिया, नहीं, ये विश्व की विभिन्न देश जो होते हैं आपके सबके लिए ये काम करता है, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया के लिए ही एक तरह से ये काम करते हैं। आगे देखिए बताया गया है कि विश्व के देशों की सहायता करती है, इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, ठीक है। जैसे यूएनओ की बात करें तो 193 सदस्य देश है, कम नहीं होता है 193 सदस्य देश होना। तो इतने सारे मेंबर कंट्रीज होते हैं और इतने सारे देशों की ये सहायता भी करते हैं, तो ये कह लीजिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। कौन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इनका कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, मैंने आपको बताया ना, बहुत बड़ा से मेरा मतलब है कि बहुत सारे देशों के लिए ये काम कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र तो बड़ा होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं, तो ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आ गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उस तरह से आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन और बन जाता है इस चैप्टर से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है ये, कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या कारण है कि आज का 2023 जो अभी चल रहा है ना, आज का ये जो युग चल रहा है, आज के टाइम पे भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बच्चों ये बताइए कि हमें बिजली की जरूरत क्यों पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप बोलेंगे सर जी क्या आप इतना बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो, कि ये तो कोई पहली क्लास का बच्चा भी बता देगा कि बिजली नहीं होगा तो हम यहाँ पर घर में फ्रिज नहीं चला पाएंगे, कूलर नहीं चला पाएंगे, पंखा नहीं चला पाएंगे, हमारे फोन जो है, मोबाइल फोन जो है वो चार्ज नहीं हो पाएगा, और भी बहुत सारी मशीनें वगैरह जो होती है वो नहीं चल पाएंगी। तो बिजली तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज की इस दुनिया में। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बिजली जरूरी है ना, उसी प्रकार से इस दुनिया को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, संतुलित रखने के लिए ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालते हैं। जैसे दो देशों के बीच में यहाँ पर विवाद हो गया कि हाँ भाई ये जो नदी बह रहा है इसका इतना पानी मैं लूंगा, इतना पानी तू लेगा, ठीक है, इस तरह से हुआ भी था। जैसे मैं भारत का और पाकिस्तान का एग्जांपल दूं आपका, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर के ना विवाद हुआ था, जो सिंधु नदी बहती है, कि हाँ भैया इतना पानी मैं लूंगा, इतना पानी तू लेगा। तो यहाँ पर एक तीसरे बंदे का रोल प्ले किया था वर्ल्ड बैंक ने, WB ने। वर्ल्ड बैंक आया और उसने बोला कि चलो मैं आपका ये जो मामला है ये सेटल करवाता हूँ, और दोनों देशों को समझाया कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, एग्रीमेंट बनवाया, दोनों देशों से साइन करवाया, और मामला जो है हमारा यहाँ पर सेटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीसरे बंदे का रोल है ना, थर्ड पर्सन का रोल है, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन निभाता है, ठीक है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और देखिए, युद्धों की रोकथाम में भी सहायता करता है। दो देश जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हाँ भैया अब तो युद्ध हो ही जाएगा, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जाता है, बोलता है भैया युद्ध मत करो भाई, ये दिक्कत हो जाएगा तुम सबको, तुम दोनों को, बेसिकली पूरी दुनिया को तो दिक्कत होगा ही क्योंकि वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, ठीक है, लेकिन तुम दोनों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तुम दोनों इन द मीन्स तुम दोनों देशों को, ठीक है, जो भी युद्ध करने वाले होते हैं। तो वहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या है भैया, विश्व के आर्थिक विकास में सहायता करता है। जैसे IMF वगैरह आप देखेंगे, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी, IMF हो गया आपका, और वर्ल्ड बैंक हो गया। ये क्या है भैया, विश्व का आर्थिक विकास कितना अच्छी तरीके से होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारा चीज कौन डिसाइड करता है, IMF वगैरह, ठीक है। मान लीजिए कि एक देश है, जैसे पाकिस्तान ले लीजिए ना, पाकिस्तान लोन पे लोन लिए जाता है कि हाँ मुझे लोन दे दो, लोन दे दो। तो वर्ल्ड बैंक का काफी बार, ये IMF काफी बार सजेस्ट करता है पाकिस्तान को कि इतना लोन मत लीजिए, आप इतना लोन अगर आप लेते हैं तो आपकी GDP से ज्यादा आपका लोन जाता जा रहा है, यानी कि आपका पूरा देश में जितना GDP नहीं है ना, मतलब पूरा देश का जो GDP है उससे ज्यादा तो लोन हो गया है आपके ऊपर, तो आप लोन कैसे चुकाइएगा, आप डिफॉल्ट कर जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह की एडवाइस जो है IMF वगैरह ज्यादातर देशों को देता रहता है, ताकि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है पूरी दुनिया के अंदर वो स्टेबल बनी रहे, ठीक है। तो इस कारण भी कह सकते हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत पड़ती है। अगला है भैया, प्राकृतिक आपदा हो गया, महामारी से निपटने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और उसके अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल जो हमारा कह लीजिए पीस है और सहयोग वगैरह है, सपोर्ट वगैरह है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके आगे देखिए, वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, तो उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस कारण से भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सचिवालय हो गया आपका, यहाँ पर महासभा हो गया, ठीक है, न्यायिता परिषद है जिसको सन 1994 में इसे समाप्त कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, सुरक्षा परिषद है। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है इस तरह से डायग्राम बना करके। ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO जो है आपका, उसके जो अलग अलग अंग है उनके बारे में बताइए, प्रमुख अंगों के बारे में। तो ये याद होना चाहिए आपको, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के बारे में बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर दे रखा है, वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, जिसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं परमानेंट मेंबर नहीं होते, मतलब अस्थायी होते हैं। ये हो गया आपका सुरक्षा परिषद, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क USA में है। इसका काम क्या है सुरक्षा परिषद का, शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, सैन्य कार्यवाही करना, अगर लगता है कि भैया कोई देश नहीं मान रहा है, ठीक है, तो वहां पर अपनी सेना भेजना और शांति यानी कि पीस को स्टैब्लिश करना, ठीक है, शांति स्थापित करना, ये काम हो गया आपका सुरक्षा परिषद का। इसी प्रकार से जो और आपके अंग है UNO के, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपकी सपोर्ट मटेरियल में भी दिया गया है, ये वहीं से मैंने लिया है,
बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो यूएनओ है आपका, उसके प्रमुख एजेंसियों के बारे में। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है कि यूएनओ जो है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी प्रमुख एजेंसियां बताइए, तो आपको ये याद रखना है, ये उसकी प्रमुख एजेंसियां है। लेकिन इस साल का जो आपका सिलेबस आया है 2023-24 के सेशन के बच्चों के लिए यानी कि आपके लिए, तो उसमें से कई सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि WHO नहीं दे रखा है आपका सिलेबस के अंदर, जो सीबीएसई के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है, यूनेस्को वगैरह नहीं दिया है, यूनिसेफ वगैरह। ठीक है, इस तरह से तो कई सारी चीजें नहीं दे रखी है। जो जो चीजें दी गई हैं यानी कि प्रमुख एजेंसियों के अंदर दिया गया है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी यूएनओ है, उसकी प्रमुख एजेंसियों की बात करें तो WHO आ जाएगा यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन आ जाएगा, जो हेल्थ से रिलेटेड काम करता है। अगला है यूनेस्को आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर कल्चर वगैरह यानी कि संस्कृति सभ्यता से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, यूनिसेफ आ जाएगा, संयुक्त राष्ट्र बाल को जो बच्चों के लिए काम करता है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो डेवलपमेंट के लिए काम करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फिर अगला है आपका UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो है काम करता है। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी कि ये आपका रिफ्यूजीज जो होते हैं ना, शरणार्थी वगैरह, उनको लेकर के ये काम करता है। उसके अगला है यहाँ पर हमारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, तो ये यहाँ पर व्यापार और विकास को लेकर के काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख एजेंसियां हो गई। तो ये तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। इस तरह से इसमें से काफी सारी, अब जो एक्चुअली में आपका सिलेबस में आ रहा है इस साल का, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं IMF के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसको IMF बोल देते हैं। ये है क्या? ये इसका काम होता है वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख एवं वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना। ठीक है, इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 के अंदर हुई थी। ठीक है, लेकिन ये मतलब 1944 में इसको बना दिया गया, लेकिन एक्चुअली ये 1945 में पूरा अपना काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो इस तरह से है। अगला है इसके जो सदस्य देश है वो 189 है, यानी कि 189 देश इसके सदस्य है। इसका जो मुख्यालय है IMF का, ये वॉशिंगटन DC US में है, अमेरिका के अंदर। ठीक है, अब इसके उद्देश्य की ओर आ जाते हैं। देखिए इसका काम क्या है, इसका काम यही है, पूरी दुनिया में ये देखता है कि कौन सा देश जो है आर्थिक रूप से पीछे हो रहा है, इकोनॉमिकली पीछे हो रहा है। ठीक है, उसको ये मदद करता है IMF। ठीक है, जितने भी इसके सदस्य देश है वो सब थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके यहाँ पर IMF को पैसा देते हैं। फिर IMF के पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए कि IMF के पास 100 रुपए इकट्ठा हो गया, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब IMF देखेगा कि पूरी दुनिया में किसको ज्यादा जरूरत है, जैसे 189 इसके मेंबर कंट्रीज है, तो इनमें से किसको ज्यादा जरूरत है पैसों की, तो उसको पैसा दे देता है IMF। जैसे पाकिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान को टाइम टू टाइम पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, ताकि पाकिस्तान जो देश है वो बर्बाद ना हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, तो इसीलिए वो किसके पास जाएगा, IMF के पास जाएगा कि सर जी पैसा दे दीजिए ना, हमें पैसा का बहुत जरूरत है। तो IMF क्या है कि पहले तो थोड़ा बहुत शर्त रखता है अपना कि हाँ ये मेरी शर्तें हैं, आप इनको मानिए, फिर हम आपको पैसा देंगे। तो उसी तरह से शर्त ये मान लेते हैं, फिर क्या होता है कि IMF जो है उनके पास जो फंड है, पैसा जो इकट्ठा हुआ है, उसमें से पैसा पाकिस्तान को मिल जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग देशों को भी मिलता है। हमारा जो प्यारा भारत है, हमें भी एक टाइम पे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस टाइम पे ये बात है 1991 की, शायद यानी 1991 की बात है ये, जब हम लोग पैसा लेने के लिए IMF के पास गए थे, तो उस टाइम पे IMF ने हमें पैसा नहीं दिया था। IMF ने बहुत ज्यादा शर्तें रख दी थी हमारे सामने, और फिर हमें लास्ट में अपना गोल्ड जो है वो गिरवी रखना पड़ा था, उसके बाद हमें पैसा मिला था, फिर हमारा देश जो है वो ट्रैक पर आया था। ठीक है, तो यानी कि पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश को, जो इसके सदस्य देश है, उनको पैसे वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो IMF के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया हमारा जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, आप हमको पैसा दे दीजिए, हम अपना अर्थव्यवस्था ठीक कर लेंगे। और उसके बाद जब उनका इकोनॉमी ट्रैक पे आने लगता है, तो उनको पैसा रिटर्न भी करना पड़ता है। यानी कि ये जो पैसा दे रहे हैं, ये कोई दान नहीं करते हैं, ये लोन के रूप में देते हैं भैया, कि चलो मैं आपको लोन दे रहा हूँ, ये लोन जो है मुझे इतने टाइम में जो है दे दीजिएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा लोन देना प्रेफर करते हैं, कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, इस तरह से शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, कि हाँ इतने टाइम में आप मुझे लोन वापस कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक हो गया और IMF हो गया, दोनों का आप देखेंगे ना तो काम लगभग लगभग सेम है, लेकिन फिर भी अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो वर्ल्ड बैंक है यानी कि विश्व बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 के अंदर। इसके भी सदस्य देश जो है 189 यानी कि 189 है। ठीक है, और इसका भी मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC के अंदर है। इसका काम क्या है,
ये विकासशील देश और जो पिछड़े देश होते हैं ना उनको पैसा देता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है कि हाँ भैया मैंने आपको जो है यहाँ पर $10 बिलियन दे दिया, ठीक है, इतना पैसा दे दिया। अब ये जो मैंने आपको पैसा दिया ये दिया 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, इतने टाइम के लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, मतलब लंबे समय के लिए, मैं उदाहरण के लिए टाइम पीरियड बता रहा हूँ, ठीक है। लंबे समय के लिए पैसा देता है वर्ल्ड बैंक और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है IMF, ठीक है। तो इसीलिए लोग जो है ना वैसे तो IMF के पास भी जाते हैं और वर्ल्ड बैंक के पास भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ऐसे नहीं कि इकोनॉमी को ही ध्यान में रख करके पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक देखता है कि किसी देश में मानव विकास कैसे हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, एजुकेशन के ऊपर लोन देता है, पैसा देता है, ठीक है, हेल्थ के ऊपर देता है, कृषि के ऊपर, ग्रामीण विकास के लिए, पर्यावरण के लिए, अलग अलग चीजों को ध्यान में रख करके वर्ल्ड बैंक यहाँ पर पैसा देता है, ठीक है। और वहीं अगर हम IMF की बात कर रहे हैं तो IMF मेनली देखता है कि उसका इकोनॉमी स्टेबल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है, अर्थव्यवस्था जो है धीमी गति से यहाँ पर ग्रो कर रही है या फिर दिक्कत में है उनकी इकोनॉमी, तब IMF पैसा देता है। बाकी कामों के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, ठीक है। कौन कौन से काम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, शिक्षा हो गया यानी कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फार्मिंग कृषि हो गया, यहाँ पर और भी सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर्यावरण वगैरह के लिए, ठीक है। और ये किनको लोन देता है, विकासशील और अल्प विकसित देश, यानी कि जो अभी अभी आजाद हुए हैं इस तरह से या फिर कुछ टाइम हुआ उनको आजाद हुए, और या तो डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं उनको ये पैसा देता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको WTO भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि व्यापार से रिलेटेड जो काम होता है वो ये संगठन करता है, ठीक है। डिटेल में भी बात करेंगे, पहले समझते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1995 यानी कि 1995 के अंदर। इससे पहले ये गेट हुआ करता था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड करके ये हुआ करता था। 1995 में इसको WTO के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब ये क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका गेट का उत्तराधिकारी है वो कौन है, तो गेट का जो उत्तराधिकारी है वो WTO है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। इसके सदस्य देश कितने हैं, वो 164 है। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है, जेनेवा वहां पर एक शहर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिंपल से यही है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सारा चीज कौन कंट्रोल करता है, WTO कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग समझते हैं ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको हिंदी में आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो अक्टूबर 1919 के अंदर हुई थी और इसके जो सदस्य देश है वो 187 है। मुख्यालय इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका क्या उद्देश्य है भैया या क्या कार्य है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो ILO है यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ये मजदूरों से रिलेटेड काम करता है, यानी कि सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि एक मजदूर जो समाज में रह रहा है कैसे उसकी स्थितियों को बेहतर किया जा सकता है, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए काम करना कि जो मजदूर है उनके लिए क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है जिससे कि उनको एक अच्छा जीवनचर्या या जो कह लीजिए लाइफस्टाइल है वो जीने में उनको सहायता किया जा सके, और भी बहुत सारी चीजें जो है ILO करता है। श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक स्थितियों को बनाना, कि भैया आप श्रमिक है तो आपको सेफ्टी मिलना चाहिए, आपको सम्मान मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप श्रमिक है तो मालिक बहुत बड़ा आदमी हो गया, भाई आप भी इंसान हो वो भी इंसान है, बस फर्क इतना है कि आप श्रमिक हो वो मालिक है, इतना सा डिफरेंस है। बाकी भैया आप भी इंसान ही हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको भी एक सम्मान के नजर से ही देखा जाएगा, ठीक है। तो इक्वालिटी वगैरह के ऊपर जो है ILO काम करता है। रोजगार के अच्छे अवसर जो है सो कि इनको प्रोत्साहित करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर इनको रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। इस चीज को काफी जो है सो कि यहाँ पर प्रोत्साहित करता है ILO, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो है ILO के कार्यों के अंदर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं IAEA के बारे में। काफी बार बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में कह लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। IAEA क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है सो कि एजेंसी करके इसका फुल फॉर्म होता है। इस संगठन की स्थापना हुई थी यहाँ पर 1957 में
और ये जो संगठन है ये परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने में और सैन्य उद्देश्यों के इस्तेमाल में रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि जो भी परमाणु संपन्न देश है जैसे आपका भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, तो इन सब के पास परमाणु बम है। तो ये जो एजेंसी है ये देखता है कि ये जो इनके पास परमाणु बम है ना, जैसे आपका भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इजराइल हो गया, जिन भी देशों के पास परमाणु बम है, तो ये एजेंसी ये इंश्योर करता है कि इनके पास जो परमाणविक ऊर्जा है इसका उपयोग जो है ये सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल ना करे, इनको ये रोकता है। ठीक है, यानी कि सेना वगैरह के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल ना करे। और इस संगठन के अधिकारी जो नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करता है, जो भी देशों के पास परमाणु है इस तरह से, तो उनकी जांच करते हैं कि हाँ भैया सही तरीके से मेंटेन करके रखे हो कि नहीं रखे हो। ठीक है, इस तरह से ये जांच टाइम टू टाइम करते रहते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। जैसे मान लीजिए कि एक जगह बिजली घर बनाया गया, ठीक है, बिजली घर जो है आपका परमाणु उससे बनाया गया है। ठीक है, अब ये नहीं कि जो बिजली घर परमाणु उससे बनाया गया, मतलब परमाणु बम जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम से बनाया गया है इस तरह से, उसका इस्तेमाल आप आर्मी के लिए कर रहे हो, तो इन सब चीजों का ध्यान रखता है कौन, IAEA। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका काम हो गया। ये जो कटिंग है ये एनसीईआरटी से ही मैंने निकाला है, एनसीईआरटी के अंदर इतना ही दिया गया है, तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला है। क्लियर? तो बस बच्चों यही था आपका ये चैप्टर यहाँ तक। ठीक है, मतलब 50% हमारा चैप्टर ये कवर हो गया। बाकी 50% जो चैप्टर है वो हम लोग इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में करेंगे। जैसे ही वो पार्ट 2 वाला वीडियो बन जाएगा उसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 1 दिन के या 2 दिन के अंदर अंदर मैं बना दूंगा, तो उसका भी आप वेट करिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।